तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ चेन बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में होता है और उतने में ली रुयान वो वहां पर आ पहुंचती है और उसे सीधा लियू मू के पास लेकर जाती है। वो उसे बहुत ही जल्दी हील कर देता है और इसके साथ साथ वो लोग फिर एक साथ मिलकर अपनी एक टीम बना लेते हैं और लियू मू वो कहता है कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद हम लोगों ने वहां पर यान किंग चेन को देखा था, वो सभी अलायंस के लोगों को लेकर वहां पर पहुंच गई थी और वो अभी भी शाओ चेन को ही ढूंढ रही थी। मगर जब शाओ चेन खुद ही उन लोगों के सामने आ जाता है तो वो लोग फिर उन लोगों के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं मगर रुयान उन लोगों के सामने उसी अटैकर को लाकर फेंक देती है जो कि असल में इमोर्टल सेक का था। ये देखने के बाद कुछ लोग तो वहीं से ही अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस लड़ाई में यान किंग चेन का साथ नहीं देंगे। और बाकी लोग जो कि यान किंग चेन का साथ देते हैं वो लोग उस लड़ाई में बहुत ही बुरी तरह से पिट जाते हैं और यान किंग चेन की पावर्स भी सील हो जाती हैं। जिसके बाद वहां पर हर जगह ड्रैगन्स आ जाते हैं और बहुत सारे स्केलेटन डीमंस आ जाते हैं जो कि उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो सारे ही इमोर्टल्स और बाकी वॉरियर्स वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं और इतने में शाओ चेन को वहां पर एक सिटी दिखाई देती है तो वो कहता है कि हमें वहां जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही उस सिटी की तरफ भागते हैं तो पीछे से ड्रैगन्स और मॉन्स्टर सारे ही उनका पीछा कर रहे होते हैं। जो भी ड्रैगन्स के हत्थे चढ़ता है वो वहीं पे ही मार दिया जाता है या फिर वो ड्रैगन्स उसे जलाकर राख कर देते हैं। इतने में वो लोग भागते भागते एक जगह आकर रुक जाते हैं और शाओ चेन देखता है कि सब लोग भागकर उससे आगे निकलते ही जा रहे हैं मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी पीछे रह गए हैं और वो ड्रैगन्स के हाथों मारे जा रहे हैं। और लियू मू पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि शाओ चेन अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है मगर बहुत सारे लोग जो कि भागकर वहां से निकल गए थे वो लोग सीधा उस सिटी गेट तक पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा पैलेस है और उसका गेट बंद है। जिस पर उन्हें लगा कि शायद वो लोग अब यहाँ पर फंस गए हैं, यहाँ से वापस निकलने का और कोई रास्ता नहीं। मगर वो गोल्डन बुक वाला वॉरियर वहां पर आ जाता है और उन लोगों के सामने आकर उस गेट की तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, चलो एक साथ मिलकर इसे तोड़ते हैं। ये कहने के बाद वो लोग फिर एक साथ मिलकर अपनी एनर्जी को कंबाइन करते हुए सीधा उस गेट पर हमला करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी उस दरवाजे पर अटैक करने के बावजूद भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि वो दरवाजा काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। उन सब के एक साथ अटैक करने के बावजूद भी उस दरवाजे पर खरोच तक नहीं आई थी। जिस पर वो वॉरियर कहते हैं कि जरूर इस दरवाजे के पीछे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स है क्योंकि हमारी जितनी स्ट्रेंथ है इस स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे लिए इसे तोड़ पाना तकरीबन नामुमकिन है। और फिर हमें लियू मू को दिखाया जाता है, वो उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे कुछ समझ में आने लगता है। जिसके बाद वो सीधा उस दरवाजे के पास चला जाता है और अपना एक हाथ उस दरवाजे पर रखता है तो उसे अपनी एनर्जी के साथ फील करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर अंदर क्या चीज मौजूद है और ये दरवाजा किस चीज की वजह से लॉक है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये दरवाजा असल में एक फॉर्मेशन की वजह से बंद है और इसके अंदर पूरा एक शहर छुपा हुआ है और ये फॉर्मेशन इस सिटी के अंदर हर जगह फैली हुई है। मुझे लगता है कि हमारी मामूली सी एनर्जी इस फॉर्मेशन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन्स उस पैलेस तक पहुंच गए थे और वहां पर आने के बाद वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। इस तरफ पैलेस बंद था और दूसरी तरफ उनकी मौत खड़ी हुई थी। जिस पर एक लड़की कहती है कि ये ड्रैगन्स तो हमारे सर पर पहुंच गए हैं, लगता है कि अब हमारे बचने का कोई भी चांस नहीं। जिसके बाद एक लड़का कहता है कि जल्दी करो, कुछ सोचो, ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पर बेमौत मारे जाएं। इतना कहने की ही देर थी कि वो ड्रैगन्स अपने मुंह से एनर्जी चार्ज करना शुरू करते हैं और जैसे ही उन लोगों पर एक साथ ही अटैक करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उस गेट के सामने मौजूद स्टैचू से एक एनर्जी निकलती है जो कि वहां पर एक बड़ा सा बैरियर बना देती है और एनर्जी अटैक उस बैरियर से टकराकर वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो सारे के सारे लोग उस एनर्जी वॉल की वजह से बच गए थे। ये देखकर यीसेन कहता है कि इस ग्रेट सिटी की वॉल्स में ऐसा बैरियर है जो कि ड्रैगन क्लैन को रोक रहा है। ड्रैगन क्लैन ने अपनी पावर्स को दोबारा से रीगेन कर लिया है जिसका मतलब है कि वो अब हमें यहाँ पर जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जानबूझकर हमें खदेड़ कर इस सिटी की तरफ लेकर आए हैं। हो सकता है कि वो यहाँ पर हमारे जरिए कोई काम करना चाहते हो या फिर हो सकता है कि वो इस पूरे के पूरे सिटी को ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि हमारे साथ साथ ये पूरा का पूरा सिटी ही खत्म हो जाए। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से फिर वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उससे निकलने वाली एनर्जी काफी ऊपर तक चली जाती है और देखते ही देखते उस पूरे के पूरे पैलेस के
चारों तरफ एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है और ऊपर से वो ड्रैगन्स जैसे ही उस पर अटैक कर रहे होते हैं तो वो बैरियर बहुत ही आसानी से उन अटैक्स को रोक रहा होता है। ये देखने के बाद शाओ चेन कहता है कि चलो थोड़ी देर के लिए ही सही, पर हम लोग फिलहाल तो सेफ हैं। इतना कहने के बाद अचानक से उस गेट के ऊपर से एक अजीब सी चीज बाहर निकल आती है और किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं गया था, मगर कोको को पता चल जाता है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे उस दरवाजे के ऊपर कोई चीज नजर आती है, जिसकी वजह से वो उन सब लोगों का ध्यान उस तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो वो लोग देखते हैं कि उस दरवाजे के ऊपर कोई गोल्डन आर्टिफैक्ट लगा हुआ है, जिस पर वो लोग काफी हैरान होते हैं और जीसेन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आया। ये तो एक बुद्धा धर्मा व्हील है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। अचानक से उस बुद्धा आर्टिफैक्ट के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है जो कि सीधा उस दरवाजे की तरफ जाती है और उसे खोलना शुरू कर देती है और वो दरवाजा हल्का सा ही खुलता है तो वो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो गोल्डन वॉरियर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये आर्टिफैक्ट इस दरवाजे को खोलने की चाबी है। तो फिर शाओशी कहता है ऐसी बात है तो फिर हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो इस आर्टिफैक्ट को फौरन से हासिल करते हैं। ये कहने के बाद वो जैसे आगे जाता है तो जीसेन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी नहीं सुनता और सीधा जाने के बाद वो अपनी ग्रीन रूट्स का इस्तेमाल करते हुए उस आर्टिफैक्ट को वहां से निकालने की कोशिश करता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस बुद्धा आर्टिफैक्ट के अंदर से एक पावरफुल फायर एनर्जी निकलती है जो कि उसकी रूट्स को जलाने के साथ साथ सीधा उसकी बॉडी तक पहुंच जाती है और उसकी बॉडी को भी पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और ये ज़ेन उन लोगों को बताता है कि ये धर्मा व्हील फिलहाल तो किसी का भी नहीं है, मगर ये इस वक्त इतना पावरफुल है कि ये अपने आसपास आने वाले लोगों को खत्म भी कर सकता है। और वो उन सब लोगों को बताता है कि इमोर्टल वर्ल्ड में ग्रेट बुद्धा और इमोर्टल लाओजी वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा ग्रेट वॉरियर हुआ करते थे और उन्होंने एंशिएंट टाइम में यहाँ पर एक ग्रेट वार में पार्टिसिपेट भी किया था। वो जंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उससे पूरा का पूरा आसमान ही कट कर रह गया था। यहाँ तक कि ग्रेट बुद्धा भी उस टाइम उस वार से निकल कर नहीं जा पाए और ये कीमती ट्रेजर उस वक्त उस जंग में कहीं खो गया था। और फिर लियू मू कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इस ट्रेजर को जबरदस्ती इस दरवाजे के ऊपर इंस्टॉल किया है। शायद ऐसा इसलिए हो सकता है ताकि वो यहाँ पे किसी चीज को लॉक करना चाहते होंगे, मगर फिर दूसरी तरफ शाओ चेन कहता है कि क्योंकि ये एक बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट है इसीलिए ये ज़ेन तुम ही जाकर इसका कोई सोल्यूशन निकालो, तुम ही हो जो कि इस बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट को इस दीवार से निकाल सकते हो। मगर फिर जी ज़ेन कहता है कि ये हमारा बुद्धिस्ट का सबसे ग्रेट ट्रेजर है, इसे सिर्फ वही बंदा यूज कर सकता है जो कि बुद्धिज्म में एक ग्रेट मास्टर रह चुका हो। मगर मैं तुम लोगों की खातिर एक मर्तबा ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक उम्मीद है कि मैं तुम लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरूंगा। ये कहने के बाद वो उस दरवाजे के करीब चला जाता है और फौरन से अपना एक आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है जो कि उस बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट के जैसा होता है। वो वहां पर अपने उसी रेलिक की एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करते हुए फौरन से अपनी आवाज के साथ उस आर्टिफैक्ट के साथ कम्युनिकेट करता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि ये एक बुद्धिस्ट सुप्रीम ट्रेजर है, मगर फिलहाल इस सुप्रीम ट्रेजर के यहाँ पर किसी ओनर का कुछ भी पता नहीं है और मेरे लिए इस सुप्रीम ट्रेजर को देखना ही एक ओनर की बात है। और फिर वो प्रे करते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूं कि इस ट्रेजर से मुझे हेल्प मिलेगी और मेरी सारी की सारी थॉट्स वो दोबारा से क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूं कि बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट मेरी मदद करेगा और मेरे रियलम को अपग्रेड करने की कोशिश करेगा और उसके साथ साथ मेरी इसमें भी मदद करेगा कि मैं यहाँ पे मौजूद बाकी लोगों की हेल्प कर सकूं। वहाँ पे खड़े हुए सारे ही लोग उसे प्रे करता हुआ देख रहे होते हैं और इस तरफ ये ज़ेन वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बना देता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और देखते ही देखते अचानक से वहां पर एक जायंट बुद्धा हैंड आ जाता है जो कि उस वॉरियर को अपने साथ हवा में ऊपर ले जाता है और दूसरी तरफ वो गेट आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है और इस तरफ शाओ चेन कहता है कि फाइनली ये ट्रिक काम कर रही है और लियू मो कहता है कि ये ज़ेन तो सच में कमाल का है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट होगा। और दूसरी तरफ हम लोग मॉन्क ये ज़ेन को देखते हैं, वो जैसे ही अपनी आइज खोलता है तो उसकी आइज में एक अजीब तरह की पावर आ चुकी होती है और वो ब्रेक थ्रू करके 7th हेवन लेवल को अचीव कर लेता है और ऊपर से वो आर्टिफैक्ट अचानक से एक अलग ही तरह के
लोटस का शेप ले लेता है और वहां से घूमते हुए तेजी से नीचे आता है और उस एनर्जी के साथ उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ये देखकर वो सब लोग खुश हो जाते हैं और रुयान कहती है कि फाइनली हमारी बचने की एक उम्मीद है। और इस तरफ मोंग जी जैन वो जैसे ही अपनी फॉर्मेशन को रोकता है तो हमें पता चलता है कि उसने इस प्रोसेस के बीच में ही ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो सब लोगों से कहता है कि जल्दी करो, सब लोग फौरन से अंदर चले जाओ। और इतने में शाओ चेन उसके पास आता है तो वो उससे कहता है कि तो तुमने कर दिखाया, सच में आज तो तुमने हमें एक बहुत बड़ी फेवर दी है, आगे चलकर हम लोग तुम्हें इसके बदले कोई और फेवर जरूर देंगे। मगर इस तरफ जीजेन कहता है कि फिलहाल यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा, चलो हम लोगों को इस सिटी में जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग भागते हुए सिटी के अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर ड्रैगन क्लान के सारे ही ड्रैगन इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारे ही वॉरियर्स भागते हुए एक ऐसी जगह आ पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा होता है और शाओ चेन सब लोगों को रोक लेता है और फिर वो लोग अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने बहुत सारे वॉरियर्स खड़े हुए होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सारे के सारे जिंदा हों, मगर वो एंशिएंट टाइम से ही यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले हजारों सालों से यहीं पे ही ऐसे ही खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर वो लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे के सारे लेजेंडरी सेलेशियल वॉरियर्स हैं, पता नहीं ये सब के सब लोग यहाँ पर यूं स्टैचूज में कन्वर्ट कैसे हो गए। मगर एक वॉरियर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग अभी भी इस शहर को गार्ड कर रहे हैं। और वो गोल्डन वॉरियर कहता है कि इस सिटी के बारे में बताया जाता है कि इसे एक घोस्ट सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी नहीं आता, मगर लगता है कि आज ये घोस्ट सिटी ही हमारे लिए बाहर की दुनिया से ज्यादा सेफ है। और फिर दूसरी तरफ रुयान कहती है कि अगर कोई भी शख्स इस घोस्ट सिटी से डरकर बाहर जाना चाहता है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। इतना कहने के बाद अचानक से वहां पे मौजूद एक स्टेचू जिंदा हो जाता है जिस पर शाओ चेन कहता है लगता है कि ये सारे के सारे स्लीपिंग वॉरियर्स अब दोबारा से जागने वाले हैं। इतने में वो जगह बिल्कुल हिलना शुरू हो जाती है जिस पर वो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मगर जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं जो कि उस डोमेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनके बार बार अटैक करने की वजह से वो बैरियर भी आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो गया था। ये देखने के बाद वो सारे के सारे स्लीपिंग वॉरियर्स दोबारा से जागने लगते हैं और इस तरफ ड्रैगन्स जब वो उस बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके अटैक फिर अब उस शहर पर आकर हिट करते हैं जिसकी वजह से सिटी वॉल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ये देखने के बाद सारे के सारे सोल्जर्स वो होश में आना शुरू हो गए थे और अब उनकी बॉडीज भी मूवमेंट करने लगी थी। ये देखते हुए शाओ चेन सब लोगों से कहता है कि जरा वहां देखो, ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे दोबारा से जिंदा होने वाले हैं। इन लोगों की लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए, चलो हमें फौरन से यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहते हुए वो लोग वहां से भागते हैं और ली रुयान कहती है कि ये ड्रैगन्स तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ ही देर में इस बैरियर को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। अगर हम लोग इस शहर के अंदर चले जाते हैं तो शायद इन ड्रैगन्स के लिए हमें इस शहर के अंदर ढूंढ पाना मुश्किल होगा। और ऊपर से वो गोल्डन वॉरियर भी कहता है कि यहाँ पर उड़ना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हमें भागना ही होगा। ये कहने के बाद वो लोग भी उनके पीछे पीछे भागते हैं और इस तरफ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन्स चारों तरफ से हमला कर रहे थे और वो बैरियर भी अब पूरी तरह से खत्म होने वाला था। मगर इतने में अचानक वो सारे के सारे डेड वॉरियर्स दोबारा से जिंदा होते हैं तो वो लोग फौरन से अपने अपने स्पीयर्स बाहर निकालते हैं और उनके साथ वो एक एनर्जी क्रिएट करते हुए उस डोमेन को दोबारा से रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर गुजरती है और वो डोमेन फिर से पहले जैसा हो जाता है और इस तरफ हम देखते हैं कि वो सारे वॉरियर्स भागते भागते एक घोस्ट टाउन में आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद उन्हें एक अजीब सी खामोशी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वहां पर वो खामोशी किसी मुसीबत का सिग्नल दे रही हो। और हम लोग वहां पर एक स्केलेटन डीमन को भी देखते हैं और फिर शाओ चेन सब लोगों को बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जी जेन कहता है यहाँ पर मुझे कहीं भी लाइफ सोर्स महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर बहुत सारी लाइफलेस स्पिरिट मौजूद हो सकती हैं। हम सब लोगों को एक साथ मिलकर चलना चाहिए और अपने आसपास जरा ध्यान रखना है, कहीं से भी कोई भी आकर अटैक कर सकता है। ये सुनकर ली रुयान कहती है कि मोंग यी जैन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातों से मुझे डर लगने लगा है। हम देखते हैं कि यान किंग चेन वो भी उनके साथ होती है, मगर क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की बन चुकी है तो वो भी काफी ज्यादा डर रही होती है। जैसे जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनके रास्ते में कुछ स्केलेटन हैंड्स पड़े हुए होते हैं। वो लोग उन हैंड्स को कुचलते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं, मगर उन्हें अभी तक कोई भी सामने दिखाई नहीं दिया था। मगर कुकू को वहां पर काफी ज्यादा डर लगने लगा था
और फिर कोई चीज उनके पास से होकर गुजरती है तो शाओ चेन को फील होता है कि जैसे यहाँ पर कोई है जो कि हम पे नजर रख रहा है। और अचानक फिर उन लोगों को सामने एक अजीब सा शख्स दिखाई देता है जो कि कोई चीज खा रहा था, मगर जैसे ही वो उन लोगों की तरफ पलट कर देखता है तो हमें पता चलता है कि वो तो एक डेड वॉरियर है। उसे देखकर शाओ चेन कहता है कि ये क्या चीज है, तो ये जैन कहता है ये घोस्ट है। और वो घोस्ट जैसे उन लोगों पर हमला करने के लिए आता है तो अचानक से शाओ चेन उस पर एक पावरफुल एनर्जी का अटैक करते हुए उठाकर दूर फेंक देता है। और जीसेन बताता है कि एक डेड ह्यूमन है जो कि मरने के बाद बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे मौजूद है और एक घोस्ट में कन्वर्ट हो गया है। हमारे ऑर्डिनरी अटैक इन्हें हार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फ्लैश एंड ब्लड क्रीचर बन चुके हैं। अचानक से उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर उस जैसे और भी बहुत सारे क्रीचर मौजूद हैं जो कि उनके चारों तरफ से अपीयर होना शुरू हो गए थे, जिस पर वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि सारे के सारे घोस्ट उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। और शाओ चेन कहता है कि ये लोग और भी ज्यादा करीब आते जा रहे हैं, चलो यहाँ से भागो। ये कहने के बाद वो लोग वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं तो वो डीमन पीछे पीछे आते हैं और उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और एक डीमन ऊपर आकर उन पर झपटने की कोशिश करता है तो शाओ चेन अपनी शील्ड बनाते हुए फौरन से उस वॉरियर को उछालकर पीछे फेंक देता है और दोबारा से भागता है। तो भागते हुए और भी बहुत सारे स्केलेटन डीमन उनके रास्ते में आते हैं और ये जैन एक पाल्म अटैक करते हुए एक वॉरियर को उठाकर दूर फेंक देता है। इसी तरह फिर वो सब लोग अपने सामने आने वाले वॉरियर्स पर अटैक किए जा रहे थे, मगर वो घोस्ट वॉरियर बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से वहां पर उन लोगों को रोकना नामुमकिन हो गया था और बहुत सारे लोग उन घोस्ट वॉरियर्स की वजह से मारे जाते हैं। जो लोग बचकर निकल गए थे वो लोग भागते भागते एक गुफा की तरफ जाते हैं जहां से एक रेड लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वो सब लोग जैसे ही उस गुफा के करीब पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे घोस्ट वॉरियर वहां पर आकर रुक गए हैं, जिस पर उन्हें भी काफी अजीब सा फील होता है और वो घोस्ट वॉरियर उस जगह को देखकर थोड़ा सा डरने लगे थे। और जैसे ही उनमें से कुछ घोस्ट वॉरियर वहां से भागते हैं तो बाकी के सारे भी वहां से वापस चले जाते हैं और वो सब लोग हैरान होकर कहते हैं कि आखिर ये लोग क्या देखकर भाग गए हैं। जिसके बाद शाओ चेन उस गुफा की तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि इस दीवार के पीछे कोई खास चीज मौजूद है जिसकी वजह से ये सारे घोस्ट उससे डर रहे हैं। इतने में अचानक से कुकू को कुछ फील होता है और वो उस स्केलेटन से उतरकर सीधा गुफा के अंदर भागना शुरू कर देती है और फिर वहां पर सब लोग फिर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। और ल्यूमो कहता है कि पीछे जाने का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि पीछे तो मौत खड़ी है, अब आगे ही जाना होगा। ये कहने के बाद बाकी के वॉरियर्स भी फिर उनके साथ साथ चले जाते हैं और अकेली यान किंग चेन वहीं पे ही खड़ी रहती है। उसके पास अभी भी दो ऑप्शन थे, या तो वो वहां से भागकर जान बचाए या फिर इन लोगों के साथ चले जाए, मगर उसे नजर आता है कि अगर वो घोस्ट के हत्थे चढ़ गई तो फिर वो उसके साथ न जाने क्या क्या करेंगे। ये सोचकर ही उसकी रूह तक कांप जाती है, जिसकी वजह से वो भी फिर उन लोगों के साथ चले जाती है। और वहां पर आने के बाद शाओ चेन को एक अजीब सा मोनमेंट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये मोनमेंट इटरनली इस पूरे के पूरे आइसलैंड को ही गार्ड कर रहा है। मैंने इस तरह का एक मोनमेंट बोन सी में भी देखा था, वहां पर भी ऐसा ही एक मोनमेंट बना हुआ था और यहाँ तक कि उसने समंदर के नीचे जाकर भी इसी तरह का ही एक मोनमेंट को देखा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वॉरियर्स जैसे ही भागते हुए उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई देती है कि जहां पर बहुत सारी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स लिखी हुई होती है। और वो गोल्डन वॉरियर कहता है कि ये सारी की सारी तो एंशिएंट टेक्निक्स हैं जो कि एंशिएंट वॉरियर्स ने यहाँ पर लिखी थी। ये देखकर ली रुयान कहती है क्या ये वाकई में सच है। ये कहने के बाद वो जैसे ही उन एंशिएंट टेक्निक्स को जाकर टच करते हैं तो ली रुयान कहती है कि ये तो एंशिएंट टेक्निक्स है जो कि हजारों साल पहले ही कहीं गायब हो चुकी थी। इनमें से हर एक टेक्निक सुप्रीम टेक्निक है। ये कहने के बाद वो सारे के सारे लोग फिर उन टेक्निक्स को रियलाइज करने के लिए उन्हें आकर टच करते हैं और उन्हें रीड करते हुए अचीव करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हम शाओ चेन को देखते हैं, वो कहता है कि ये मोनमेंट आखिर यहाँ पर कैसे अपीयर हुआ है, क्योंकि ये तो सी ऑफ बोन्स में था। उसे देखते हुए वो कहता है कि ये हेवनली येलो रिवर मोनमेंट है जो कि 9 प्रोविंस की पावर्स को कंटेन किए हुए है। इस आइसलैंड में कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि इस मोनमेंट के अंदर छुपा हुआ है। इसके अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि सब लोगों से छुपाई गई है। इतने में फिर उसे दिखाई देता है कि उस मोनमेंट के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलती है। शाओ चेन को फिर वहां पर बहुत सारे लेटर्स दिखाई देते हैं जो कि एंशिएंट कैरेक्टर्स में लिखे हुए थे, मगर वो उन्हें पढ़ते हुए कहता है कि ये तो एक इटर्नल येलो रिवर गार्डियन है और इस मोनमेंट का लो पार्ट वो किसी तरह की भी की को रिफाइन कर सकता है। और उसके अलावा फिर उसे वहां पर गॉड स्लेयर टेक्निक भी दिखाई देती है।
और इसके अलावा वहां पर एक रिबेलियन और एक डीमन सप्रेशन टेक्निक भी मौजूद होती है। इस तरह वो उन चारों की चारों टेक्निक्स को रियलाइज करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सारे के सारे इनहेरिटेंस फिर उसकी बॉडी के अंदर चले जाती है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये सच में काफी लाजवाब टेक्निक्स थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस मूवमेंट के अंदर इस तरह की गजब की टेक्निक सीख पाऊंगा। और ऊपर से वो लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे ड्रैगन फिर उस बैरियर को तोड़ने के लिए उनके बिल्कुल ऊपर आ गए हैं और उनके अटैक की वजह से वो बैरियर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। इतने में अचानक वहां पर अंडरग्राउंड कुछ सीक्रेट जगहें ओपन होती हैं, जिससे ग्रीन फ्यूम्स बाहर निकलने लगता है। ये देखते हुए शाओ चेन फिर वहां से भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाता है और उन लोगों से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जमीन से कोई चीज फटकर बाहर आने वाली है। और वो लोग कहते हैं कि एंशिएंट रिकॉर्ड के हिसाब से इस सिटी के नीचे एक बहुत बड़ा डिमोनिक वेल मौजूद है। वो इतना खतरनाक है कि उसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी बुद्धिस्ट या फिर कोई भी हेवन गॉड भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। लगता है कि वो सारी बातें सच साबित होने वाली हैं। इतना कहने के बाद अचानक से उस मोनमेंट के साथ लगे हुए जितने भी पिलर्स होते हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और जैसे जैसे वो गोल घूमना शुरू होते हैं तो उनके रास्ते में आने वाले लोग वहां से एक साइड पर हट जाते हैं। और शाओ चेन कहता है कि इस मोनमेंट के अलावा भी यहाँ पर और भी बहुत कुछ होने वाला है। इतने में वो देखता है कि वो मोनमेंट अपने चारों तरफ कुछ पिलर्स को होल्ड किए हुए गोल गोल घुमा रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहां पर किसी चीज को एक्टिवेट कर रहा है। मगर शाओ चेन कहता है कि आखिर ये मोनमेंट यहाँ पर आ कैसे गया। लगता है कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। आखिर इसके पीछे है क्या ये किसी डीमन वेल को सप्रेस करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट वो वहां पर आ पहुंचता है। इसके अलावा वहां पर एक गोल्डन सील भी अपीयर होती है और उस जैसे और भी बहुत सारे कीमती और रेयर ट्रेजर्स भी सीधा उस मोनमेंट के आसपास आ पहुंचते हैं। और फिर हम लोग वहां पर एक ब्रॉन्ज एट डायग्राम फॉर्मेशन को देखते हैं और उसके बाद वहां पर एक गोल्डन हेलबर्ड पानी से निकलकर सीधा उसी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। वो सारे के सारे लेजेंडरी ट्रेजर्स होते हैं और सारे के सारे एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे। और शाओ चेन देखता है कि वो सारे के सारे लेजेंडरी ट्रेजर उस मोनमेंट के चारों तरफ आकर जमा हो गए हैं। और वहां पर आते ही वो उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उस जगह पे हर जगह ओरा फैल जाता है। और वो सारे वॉरियर्स ये देखकर हैरान होते हैं कि आखिर ये ट्रेजर्स यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि ये तो ग्रेट वॉरियर्स के सुप्रीम ट्रेजर्स थे जो कि एंशिएंट वॉर में यहाँ पर गुम हो गए थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे के सारे डिवाइन ट्रेजर इस मोनमेंट की हेल्प कर रहे हैं उस वेल को सप्रेस कर सकें। और शाओ चेन कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो लोग फिर वहां से भागकर अपनी जान बचाते हुए निकलने की कोशिश करते हैं, मगर उनके आगे मौजूद रास्ता पूरी तरह से पत्थरों से बंद हो जाता है। तो शाओ चेन उन्हें दूसरा रास्ता दिखाता है और वो लोग फिर उस दूसरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं। मगर आगे उन्हें कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और वो लोग कहते हैं कि ये जगह खतरनाक है, यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और शाओ चेन देखता है कि सामने से एक वॉरियर है जो कि बहुत सारे वॉरियर के साथ फाइट कर रहा है। वो वॉरियर कोई और नहीं बल्कि डोगोट जियानमो होता है, जो कि अपनी उसी ब्लड सोड के साथ वहां पे मौजूद डीमंस को मार रहा होता है। ये देखकर वो लोग भी बिल्कुल हिल गए थे और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।